Hello everyone. In the continuation of chapter 1 of civics, that is role of constitution and needs of law, here we discuss about fundamental rights. Fundamental rights. The core of Indian constitution lies in part 3rd. These rights can be enforced by the courts. That's why it is called fundamental, because it is incorporated. First fundamental right is right to equality. Right to equality means equality before the law, यानी कानून की नज़र में सभी बराबर हैं, चाहे प्रेसिडेंट हो या कॉमन सिटीज़न हो। या अगर कानून है तो कानून जब बनाया गया है तो उसकी नज़र में किसी भी डेजिग्नेशन का बड़े से बड़ा पर्सन या फिर छोटे से छोटा सभी बराबर है, यानी कानून सभी को क्या मानता है, बराबर मानता है। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, नो वन कैन एक्सप्लॉइट और हर्ट अकॉर्डिंग और ऑन द बिहाफ ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, बर्थ ऑफ प्लेस, यानी कि कोई भी इन चीज़ों के नाम पे किसी को भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है। Citizen on the ground of religion, race, caste, sex, place of birth, citizen will be denied access to public restaurant. किसी भी पब्लिक रेस्टोरेंट में जाने, किसी भी पब्लिक प्लेस और पब्लिक गार्डन, यानी कि जो पब्लिक के लिए बनाया गया है वहाँ पे आने के लिए उन्हें कोई भी मना नहीं कर सकता है। All citizens will get equal opportunity to matters relating to government jobs, यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हैं, अगर वो एलिजिबिलिटी रखते हैं तो चाहे वो किसी भी कास्ट, रिलीजन और सेक्स से रिलेटेड हो, वो उसके लिए एप्लीकेबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म इज़ प्रोहिबिटेड। जो SC, ST, OBC के लिए या अनटचेबिलिटी का जो प्रैक्टिस है वो पूरी तरह से प्रोहिबिट है। ऑल ओल्ड टाइटल्स, जो जैसे राय बहादुर, सर जी, मैडम जी, ये सब क्या हैं, अब ख़त्म किए जा चुके हैं और कानून की नज़र में सब समान है। सेकंड है राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 टू 22, यानी कि आर्टिकल 19 से लेके 22 तक 6 फ्रीडम्स दी गई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। वो क्या है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ सिटीज़न, यानी कि सिटीजन्स को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और स्पीच देने का पूरा अधिकार है। असेंबल इन पीसफुल मैनर, यानी कि अगर शांति के लिए किसी भी जगह पर असेंबली की गई है तो उन्हें पूरा अधिकार है। इसके अलावा फ्रीडम फॉर एसोसिएशन, यानी कि अगर सही लीगल एसोसिएशन यानी संगठन बनाने का पूरा अधिकार है। मूव फ्रीली, रिसाइड और प्रोफेस, यानी मूव फ्रीली का क्या मतलब है, इंडिया में पूरी तरह से किसी भी स्टेट में आने और जाने का अधिकार, वहाँ पे रिसाइड यानी क्या, वहाँ पे रहने का अधिकार। अगर कोई प्रोफेशन, वो जैसे आप सपोज़ कीजिए कि मैं राजस्थान, जैसे हम लोग राजस्थान के हैं और अगर हम चाहें कि हम असम में चले जाएं या तमिलनाडु में चले जाएं तो वहाँ पे हमें जाके रहने और नया काम शुरू करने का पूरा अधिकार मिलता है। तो ये सब क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं और ये अधिकार हमसे कोई भी नहीं ले सकते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन यानी क्या होता है, शोषण। तो फंडामेंटल राइट्स क्या बताते हैं, अंडर आर्टिकल 23 टू 24 क्या प्रोहिबिट किया गया है, प्रोहिबिट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण को प्रोहिबिट कर दिया गया है, उसे बाध्य कर दिया गया है, उसे बंद कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, उस पर रोक लगा दी गई है।
इसमें क्या कहा गया है कि जो एज ऑफ 14 है, यानी कि चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 14, उनसे कोई भी लेबर वर्क नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाया जाएगा? इसके लिए उन्होंने क्या किया है, जुलाई 2016 उन्होंने एक एक्ट पास किया है। उन्होंने का मतलब गवर्नमेंट ने, अकॉर्डिंग टू लॉ, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट, जो किस में अमेंड किया गया, 1986 में चाइल्ड लेबर का एक एक्ट पास किया गया था, उसमें अमेंडमेंट करके, और जुलाई 2016 में एक नया चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट पास किया गया। उसमें उससे रिलेटेड बहुत सारे पनिशमेंट है। अगर कोई ज़बरदस्ती उनको एक्सप्लॉइट करता है, उनसे काम कराता है, तो उनके लिए पनिशमेंट डिसाइडेड है। नेक्स्ट राइट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजन का मतलब जैसे आप समझ रहे हैं कि किसी भी धर्म को मानना या उसका को अपनाना। आर्टिकल 25 टू 28, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 टू 28, इंडिया क्या है, एक सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलर स्टेट क्या होता है, जिसमें कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसका कोई रिलीजन नहीं होता है, चाहे उसके मिनिस्टर किसी भी रिलीजन के हो, लेकिन गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं होता है। लेकिन जो सिटीज़न है वो क्या कर सकते हैं, कोई भी एक धर्म को अपना सकते हैं, उसको प्रोफेस कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसको प्रोपोगेट भी कर सकते हैं, यानी कि उसका प्रचार भी कर सकते हैं। यानी उनको किसी भी एक धर्म को अपनाने, उसकी प्रैक्टिस करने और उसको प्रचार करने का पूरा अधिकार है। नेक्स्ट राइट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। जैसे कि आप जानते हैं, इंडिया क्या है, डिफरेंट कास्ट और डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीलिंग्विस्टिक लैंग्वेज से बना हुआ है, या बहुत अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं, स्पेशली माइनॉरिटीज़, यानी SC एंड ST। ST यानी क्या होते हैं, ट्राइब, जो ट्राइबल पीपल हैं वो क्या है कि अलग अलग जाति अलग अलग धर्मों और उनकी जो स्क्रिप्ट है वो भी डिफरेंट है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो जैसे राजस्थान है, राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है। अगर हम नॉर्थ में चले जाएं तो उधर डिफरेंट लैंग्वेज है। अगर हम जम्मू कश्मीर चले जाएं तो वहाँ डोगरी है। इसी तरह से उड़ीसा चले जाएं तो वहाँ पे उड़िया है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंग्वेज है। और अगर हम देखते हैं तो हम क्या करते हैं, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन राइट टू एजुकेशनल, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन, तो इसमें क्या है, उन्हें अपनी अपनी जो लैंग्वेज है और जो स्क्रिप्ट है उसको कंजर्व करने का पूरा अधिकार दिया गया है। किसमें दिया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी कि उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो स्क्रिप्ट है, उसको कोई भी ज़बरदस्ती न तो ख़त्म कर सकता है और न ही उसको उसको चेंज कर सकता है। यानी डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता है और चेंज भी नहीं कर सकता है। उनको पूरा अधिकार है कि वो उनको कंजर्व भी करे, और अगर वो उस लैंग्वेज से रिलेटेड कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी बनाना चाहें तो वो उसको भी बना सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये क्या है, 6th फंडामेंटल राइट है, जो कि क्या गारंटी देता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी देता है कि अगर जो अबोव राइट्स हमने पढ़े, अगर उनको कोई भी ख़त्म करने की कोशिश करता है, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, छीनने की कोशिश करता है, तो सिटीज़न कहाँ जा सकते हैं, मूव द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। यानी वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसके लिए जा सकते हैं। कोर्ट क्या करते हैं, क्योंकि ये कोर्ट द्वारा ही एनफोर्सेबल है, तो कोर्ट क्या करते हैं, कस्टोडियन, यानी हमारी उसकी उन राइट्स से के लिए हमारी सुरक्षा करते हैं, और जो इसका हनन करता है उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। अब हम कुछ और राइट्स देखते हैं, जिसमें है राइट टू इंफॉर्मेशन।
राइट टू इंफॉर्मेशन जो ये एक्ट है अमेंडमेंट, उसमें 2005 में गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्णित किया गया कि जो कोई भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट है, कोई भी ऑर्डर है, अगर एक कॉमन सिटीज़न चाहे तो वो इसके लिए इंफॉर्मेशन ले सकता है, मांग सकता है। इसके अलावा है राइट टू एजुकेशन। इन 2002 6 to 14 ईयर चिल्ड्रन यानी 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। यानी कि ये 6 साल से 14 साल तक के देश में रहने वाले हर एक बच्चे को कंपलसरी एजुकेशन दी जानी जरूरी कर दी। 44th अमेंडमेंट इन 1978 एक जो 7th राइट था वो क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी। तो उस राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से बाहर कर दिया गया और उसे ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो वो है, लेकिन जो फंडामेंटल यानी मूलभूत अधिकार थे जो होने ही चाहिए थे उसमें से उसे रिमूव कर दिया गया। तो ये कौन सा था, 86th अमेंडमेंट 6 to 14 ईयर्स चिल्ड्रन। अब देखते हैं हम फंडामेंटल ड्यूटीज़। जैसे कि जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उसी तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं जो कि हम आम नागरिकों यानी सिटीजन्स की होती हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 यानी कि 47 जो अमेंडमेंट यानी क्या होता है, बदलाव करना। पहले जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उनमें कुछ चेंजेस करना। तो 1976 में आर्टिकल 51 क्या कहता है, स्पीक्स ऑफ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि इंडियन सिटीजन्स के लिए 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं। उनमें से कुछ हैं, रेस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, रेस्पेक्ट नोबल आइडियल्स, प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, प्रोटेक्ट और कंजर्व कल्चरल हेरिटेज, डिफेंड द कंट्री यानी कंट्री की रक्षा करना, डेवलप ह्यूमैनिटीज़ मानवीयता का विकास करना। तो ये जो फंडामेंटल कुछ ड्यूटीज़ हैं ये क्या बताती हैं, ये हमें ड्यूटीज़ फिल अस विथ पैट्रियटिज्म एंड लॉयल्टी टूवर्ड्स कंट्री, प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री। अगर हम इन ड्यूटीज़ को बहुत ही अच्छे से फुलफ़िल करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अपने देश का विकास कर सकते हैं और उसकी रक्षा भी कर सकते हैं। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जिस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स हैं उसी तरह से जो ड्यूटीज़ दी गई हैं हमें उनकी पालना करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मीन्स ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि जैसे आपने इक्वलिटी में पढ़ा कि ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, कानून की नज़र में सब समान हैं। तो रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि जो जितने भी सिटीजन्स हैं वो क्या हैं, ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी रेस, किसी भी कलर, जेंडर से रिलेट करते हो, चाहे उनका बर्थ प्लेस कुछ भी हो, कहीं का भी हो, कोई भी उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, उनको ऊंचा और नीचा नहीं दिखा सकता। जैसे चाहे वो कितना भी अमीर हो यानी रिच हो और चाहे वो पुअर हो, जितने भी लोग हैं सभी क्या हैं, समान हैं। नो वन इज़ अबव द लॉ, कानून की नज़र में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। थैंक यू।